नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। पार्लियामेंट्री बिजनेस का उद्देश्य है आपको, जनता को, देश के तमाम सांसदों से मिलवाना। सांसद क्या काम करते हैं जनता के लिए, कैसे रहते हैं, कितना वो बिजी रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं जनता के बारे में उनकी राय क्या है, उन सब से आपको मिलवाना। इसी क्रम में हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्री विजयपाल तोमर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है, किसान बिल को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। ऐसे क्या इस बिल के अंदर खामियां हैं, किसान सड़कों पे उतरा हुआ है? ये विरोध बिल्कुल इस तरह से है जैसे सीएए को लेकर के विपक्ष ने विरोध शुरू किया था और यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, क्योंकि सीएए में भी केवल अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक थे, जो पीड़ित थे, उनको यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान था। यहाँ के किसी मुसलमान के खिलाफ कोई वो नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल बनाने का काम किया विपक्ष ने और लंबे टाइम तक दिल्ली में आंदोलन चला कि जैसे उनको देश से निकालने जा रहे हों। तो इसी तरह जो 60 साल तक कुछ नहीं कर सके, जिन्होंने किसान को बर्बाद करने का काम किया, जो सबसे सम्मानित पेशा था, उस किसान को मजदूर से भी निचले स्तर पर लाने का काम किया, उन लोगों को परेशानी हुई कि बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है किसानों के क्षेत्र में इन कानूनों के द्वारा। और इनको जो कुछ दिखाई नहीं दिया तो किसानों को गुमराह करने के लिए विरोध शुरू किया गया है, और जिसमें विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका, और ख़ासतौर से मैं नाम लेके कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है, जब देश आज़ाद हुआ या उससे पहले विश्व का जब से सबसे समृद्धशाली राष्ट्र था, 1750 तक भी विश्व की और अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% के करीब था। तब 80% लोग देश के खेती से जुड़े हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ तब भी 75% लोग खेती से जुड़े हुए थे। तब कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में 51.8% था, करीब 52% था। लेकिन 50-60 साल तक जिन्होंने राज किया देश पर, 50 साल तक कांग्रेस ने किया और 10 साल उनके समर्थन से सरकारें चली, जो सबसे सम्मानित पेशा था उसकी स्थिति ये क्यों आ गई कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 13 से 18% के बीच लटकता रहा और विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 2.5% पर आ गए? क्यों 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 खेती में 75% से घट के 55% किसान रह गए? खेती छोड़ के क्यों भाग रहे? 5 से 12 तक करीब 3 करोड़ 70 लाख किसानों ने खेती छोड़ी। सबसे सम्मानित पेशा इस स्तर पर आ गया कि एक मजदूर से कम आमदनी औसतन किसान की हो गई। देखिए, विश्व के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस देश के किसानों की आमदनी 22 तक दोगुनी करेंगे, 24 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे। वैसे ही नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने कृषि को केंद्र बनाया है। जब कोरोना के टाइम में सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास दर में वृद्धि की दर घटी है, एक सेक्टर ये है जिसमें बढ़ी है, 5.9% तक पहुंची है, उच्चतम स्तर पर पहुंची है। तो यहाँ स्कोप है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जो प्रधानमंत्री ने कहा। चुनौतीपूर्ण तो इसलिए है, विश्व की आबादी का 18% भारत में रहता है, 136 करोड़ की आबादी है। 118% आबादी और 11% पशु विश्व के भारत में हैं। इनका भरण पोषण करना, ज़मीन हमारे पे कितनी है? विश्व की 2.4% ज़मीन है हम पे, और 4.2% पानी हमारे पास है। पानी और ज़मीन की महत्वपूर्ण भूमिका खेती के लिए है, और इसमें भी छोटी जोत बड़ी हैं। आज 86% लघु सीमांत किसान देश में है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 90% से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में करीब 92% के करीब है। लघु सीमांत किसान जिस देश में 86% हो, स्थिति ये आ गई 60 साल के, मैं कहता हूँ किसान विरोधी नीतियों के कारण। तो जब मोदी जी ने सत्ता संभाली 54% ज़मीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, कोई उन्होंने काम नहीं किया, भंडारण की व्यवस्था नहीं। हम दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जितना अन्न एक साल में पैदा होता है, इंग्लैंड जितना खाता है, इतना हमारा हर साल बर्बाद होकर जा रहा। भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं की, और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, कोई रिफॉर्म करने का काम नहीं किया, और आमदनी घटती चली गई।
किसान की औसत आमदनी लघु सीमांत किसान की 6,324 रुपये सालाना हो गई। एक महीने की लगाओ तो 527 रुपये बैठती है, मजदूर से भी कम। मजदूर भी 550 रुपये ले रहा, राजमिस्त्री या बड़े ही कोई काम करने आता है। तो इस स्थिति से उबारने के लिए कि इस छोटी कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा आमदनी हो, तो प्रधानमंत्री जी ये नए दोनों कानून बने और तीसरे में हमने संशोधन करने का काम किया। क्यों कि देखिए करीब 23% किसान इन लघु सीमांत किसानों में ऐसा है जिसके पास 150 गज से भी कम ज़मीन है। ये 150 गज में वो कैसे अच्छी पैदावार ले। केवल प्रधानमंत्री जी का कहना है पैदावार बढ़ाना तो है, यील्ड बढ़े, कम ज़मीन में ज़्यादा पैदा हो, लेकिन लागत घटाना और वैल्यू एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन खेती का, इन कानूनों के द्वारा ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। बड़ा रिफॉर्म है जिसका ये विरोध कर रहे हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जून के सेकंड वीक में मैं गुलावटी की तरफ से आ रहा था। कोरोना का जोर था, यहाँ भी गोल मार्केट में सब्जी मिलती थी, कहीं मिलती नहीं थी। तो एक किसान लौकी भर रहे थे खेत से, गाड़ी में भरी थी मंडी ले जाने के लिए। उनसे लौकी ली, वहाँ मेरे ड्राइवर ने 10 रुपये की 3 किलो। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन पे पहुँचा, शाम का टाइम था, वहाँ भी बंडी सी लग रही थी, थैलियों पर सब्जी रखी थी। पूछा रेट, वहाँ 25 रुपये किलो। और जब यहाँ आए तो मैंने गाड़ी भेजी गोल मार्केट में, जरा वहाँ भी रेट पूछ के 30 रुपये किलो। उपभोक्ता को 3 रुपये मिल रहे हैं, 30 रुपये में मिल रही है वो चीज़, किसान की जेब में 3 रुपये जा रहे हैं, 27 रुपये बिचौलिए खा रहे हैं। तो जो कृषि अनुसंधान संस्थान ने सर्वे कराया उसमें यह आया है 70% बिचौलियों की जेब में जा रहा है। अब किसान जो पैदा करता है, उपभोक्ता को यदि 100 रुपये में कोई कृषि उत्पाद मिल रहा है, किसान की जेब में 23 रुपये जा रहे, 77 रुपये बिचौलियों पे जा रहे हैं। उन बिचौलियों को, चैन को तोड़ना, किसान को पूरा का पूरा मिले, इसके लिए कानून बनाया। पहला, इस कानून से पहले आप बागपत का किसान सोनीपत की मंडी में धान नहीं बेच सकता था। जाता था तो उनके ट्रैक्टर सीज हो जाते थे, चालान होते थे। आज पूरे देश का किसान जहाँ चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे बेच सकता है। उसको सारे प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। पहले मंडी या नोटिफाइड एरिया के बाहर बेचने पर प्रतिबंध था, अब वो प्रतिबंध नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा भी एक प्रस्ताव के द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया था, उठाया था। जब किसान बोता है तब उसे पता होना चाहिए मेरे को ये दाम मिलने वाला है। इस कानून में ये प्रावधान है, किसान को जब बोएगा तब उसका करार हो जाएगा कि ये दाम आपको मिलेगा। कोई किसान एमएसपी से नीचे तो करार करने जा नहीं रहा। और यदि बाजार में दाम बढ़ जाएगा उससे, जब फसल आ गई, तो किसान को जो करार किया है उससे बढ़े हुए का भी लाभ, बोनस मिलेगा। यदि राट कम हो जाता है बाजार में तो किसान को नुकसान नहीं है, उसको तो वो दाम मिलना ही मिल रहा है। और कानून में ये भी प्रावधान है कि किसान, यदि गलती किसान की पाई जाती है और वो करार टूटता है, किसान का कोई नुकसान नहीं। कुछ एडवांस लिया है बीज का, खाद का, केवल वो लौटाना है, ब्याज भी नहीं देना। और यदि जो किसान से करार करने गया है उसने गलती कर दी, 1.5 गुनी पेनल्टी है। 5 लाख तक के प्रावधान किए हैं, अलग अलग जुर्माने। तो किसान के द्वार पर बाजार जाए। यदि किसान को मंडियों में अच्छा दाम मिलता है तो कोई रोक नहीं है, मंडी चलती रहेंगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। ये भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं कि साहब सरकारी खरीद बंद हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। अरे एमएसपी का हमें बताइएगा, 2006 में सरकार थी मनमोहन सिंह की, तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो किसने एमएसपी 1.5 गुनी करी? 13 तक क्यों नहीं करी इन्होंने? मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 1.5 गुनी करी। सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, मंडियां भी काम करती रहेंगी, लेकिन यदि किसान को वहाँ से अच्छा रेट उसके द्वार पर मिल रहा है तो इनको परेशानी क्या है, इनको दर्द क्या है? यदि किसानियों को बिचौलियों से छुटकारा मिल रहा है, वहीं पर करीब इस प्रावधान के द्वारा ये है कि वहाँ पर भंडारण की व्यवस्था, मंडी की व्यवस्था, एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करना। और ये केवल यही नहीं कि कोई उद्योगपति करें, किसानों का सहकारी समिति कर सकती है, एफपीओ बना के किसानों का एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, 300 किसान मिले वो कर सकते हैं। कोई पैन कार्ड की उनको ज़रूरत नहीं है, व्यापारी को ज़रूरत है, उनको नहीं है। लेकिन छोटा किसान 1, 2, 3 कुंटल पैदा कर रहा है कुछ, वो मंडी तक ले जाने का किराया लगता है,
एक दिन उसका ख़राब होता है, मंडी में टैक्स और दलाल को जो पैसा जाता है वो किसान में की जेब से कटता है और किसान को पता नहीं लगता किसी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि किसान के द्वार पर बाजार जाए और पूरे देश में एक ही बाजार हो। किसान के बच्चे अब तक जो जॉब के लिए भागे फिरते थे, जॉब सीकर जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे। इसके द्वारा कैसे बन जाएंगे कि एक किसान सरजीत सिंह और अनिल सिंह मेरठ में हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे सरजीत सिंह परीक्षरगढ़ ब्लॉक के। उन्होंने चिप्स का प्लांट लगाया। अब से 6-7 साल पहले जब 4 रुपये किलो आलू था तब वो 28 रुपये किलो किसानों को दे रहे थे। वो क्यों दे रहे थे? मौखिक करार करते हैं, किसानों को बुआते बीज देते हैं अपना। तो ये करार जो है ये पहले से एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं, तो जाके देख लो मेरठ में अब भी 32 रुपये का करार कर रखा उन्होंने किसानों से। तो किसान को बोने से पहले पता होता मुझे ये रेट मिलेगा। ये प्रावधान इसमें है। दूसरी चीज़ जो मैंने कही, वैल्यू एडिशन और डाइवर्सिफिकेशन, जोर इस बात पर है कि किसान यदि गेहूँ पैदा कर रहा 20 रुपये किलो जा रहा है, उसका पैकिंग हो गया, आटा बन गया, आशीर्वाद आटा 30 रुपये किलो हो गया, अच्छा पैकिंग हो गया, दलिया बना दिया 40-45 रुपये किलो। तो क्यों किसान के बच्चे नहीं कर सकते ऐसे हमको? यदि छोटा किसान है, 86% किसान वो है जो करीब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाला है, 23% किसान वो है जिस पर 150 गज से कम ज़मीन है। अरे 25 रुपये लीटर गांव से दूध खरीद के यहाँ तुम 60 रुपये लीटर बेचते हो। यदि वहाँ प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो जाएगी, किसानों का ग्रुप बन के उसको नाबार्ड मदद करेगा, वहीं प्लांट लग जाएगा, तो किसान के घर से दूध जाएगा, उसको 55 रुपये का रेट यदि वहीं मिलेगा तो परेशानी क्या है इनको? तो बिचौलियों को तोड़ने के लिए जो प्रावधान किया जा रहा है, कैसे वैल्यू एडिशन हो। टमाटर पैदा करते हैं, आंवला पैदा करते हैं, भाई आंवला जा रहा है 10 रुपये किलो, उसी की कैंडी बना दी और वो ब्रांडेड हो गया तो वही जा रही है 300 रुपये किलो। इसी तरह से आपके एक एक चीज़ से दर्जनों बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। टमाटर है उसका सॉस बन जाता है। आम का आप नर्सरी पैदा करो, एक आम्रपाली का पौधा मलियाबाद से हमारे साझापुर से आता है 100 रुपये का। किसान थोड़ी सी ज़मीन में कर सकता है, सीड का प्रोडक्शन कर सकता है, आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। एक मैंने बताया आशानी के पास का भारत भूषण त्यागी किसान है, हल्दी पैदा करता था, 8 रुपये किलो जाती थी बाज़ार में। यहीं से उसे सुझाव दिया है इंस्टीट्यूट से, सरकारी से, एग्रीकल्चर से, कि भाई एक मशीन ले आओ 10-12 हज़ार की आएगी, सुखाओ और सुखा का पाउडर बनाओ, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा दो। उसने कराई। भारत भूषण त्यागी शाने के पास का है, जो 40 रुपये की हल्दी थी 5 किलो की 1 किलो पाउडर बना। उसने अपने ब्रांड की पैकिंग की, बाजार में गया 250 रुपये बनने लगे। और किसानों को कहा मैं 15 रुपये किलो लूँगा, 75 रुपये की 5 किलो खरीदता है, पैकिंग करता है, ब्रांडिंग करके, और वो जाती है वो 250-300 की जा रही है। अच्छा मार्केटिंग कर लो, ऑर्गेनिक लिख दो तो 500 की जाएगी। तो किसानों के बच्चे इस काम को करेंगे। अब कम ज़मीन में उसकी कैसे वैल्यू एडिशन हो, तो पैकेजिंग। आपका हनी है, हनी की बड़ी भारी डिमांड है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, खेत के डॉलों पर रख दो, 4000 का एक डिब्बा आता है, 1 साल में अपने रिटर्न कर देता पूरी लागत को। और जिस खेत के डोले पर है उस खेत में क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा यील्ड बढ़ जाती है। ये पढ़ सकते हैं आप। मधुमक्खी पालन है, डेयरिंग है, पशुपालन है, प्रोसेसिंग है, मिल्क का प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट हैं। ये सबके लिए अभी इस कोरोना के टाइम में 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने बजट दिया। साथ ही 20,000 करोड़ मछली पालन और उसके सीड्स और उसके प्रोत्साहित करने के लिए दिया। सुल्तान सिंह है, वहाँ का किसान 1 एकड़ में 4-5 लाख रुपए कमा रहा है प्रति वर्ष। करनाल का, क्योंकि 3 लाख लेता है वो मछली से और 2 लाख उसके सीड से ले रहा है, जो नर्सरी तैयार कर रहा है। तो किसान क्यों नहीं कर सकता साहब इस काम को? इसी तरह से डेयरिंग के लिए 15,000 करोड़ दिया है कि प्रोसेसिंग के प्लांट निचले स्तर पर लगें। 10,000 करोड़ एग्रीकल्चर के उत्पाद की स्मॉल यूनिट्स के लिए कि छोटी छोटी यूनिट्स लगे, प्रोसेसिंग के प्लांट लगें, भंडारण की व्यवस्था हो, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना हो, 10,000 करोड़ उसके लिए कर दिया है। हर्बल प्लांट्स और आयुर्वेदिक जो खेती आ रही हैं, दवाएं हैं, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ दिया है। मधुमक्खी पालन को अलग से बजट दिया है। तो सरकार का ध्यान ये है कि एक ये सेक्टर है जो आज 45% रोजगार है, जो 70% तक इस रोजगार को बढ़ा सकता है। किसानों के बच्चे एक हायर कस्टम हायर सेंटर बना सकते हैं। एक किसान तो नहीं रख सकता ट्रैक्टर, उन्होंने रख लिया
और सस्ते रेट पे ट्रैक्टर उपलब्ध कराएंगे भैया, चलो ज़्यादातर किसानों को उपलब्ध होगी मेरे यहाँ से। तो अभी तक जो बच्चे नौकरी तलाश करते फिरते थे MBA 10-15 हज़ार की MBA करके, इंजीनियरिंग करके, वो जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे इससे। अब वो जॉब क्रिएटर होंगे। गाँवों में कुटीर उद्योग खत्म करने का काम 60 साल की कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किया। हर गांव में छोटे छोटे उद्योग थे, सब काम गांव में होता था, वो पूरी तरह खत्म कर दिया और तभी देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इस अर्थव्यवस्था को भी पंख तभी लगेंगे जब सबसे बड़ा सेक्टर कृषि, इसका जॉब वहाँ 45% से बढ़ के 70% तक पहुँचेंगे और इसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग एग्रीकल्चर सेक्टर देगा। तो ये सारे के सारे कानून किसानों के पक्ष में हैं, केवल ये गुमराह करने के लिए, विरोध करने के लिए एक नया बवंडर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले, थोड़ा सा नर्सरी है, सीड्स हैं और इनकी तरफ को जाना और उसका वैल्यू एडिशन, इन दोनों की तरफ, कम ज़मीन में अधिक पैदावार के साथ साथ अधिक आमदनी कैसे हो और लागत घटे। अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की साहब, 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बना दिया, नाबार्ड के द्वारा स्थापित कर दिया। झारखंड और विदर्भ के जिन जगह पर बारिश की फसल होती थी वहाँ पर अब कृषक समिति बनाकर 90% सरकार ने फाइनेंस किया है, टेक्निकल एडवाइस दिया, तालाब में बरसात का पानी रोकते हैं, ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जा रही है। ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करो, 40% के लगभग पानी की बचत है, 25 से 30% के लगभग खाद की बचत है, करीब 17% बिजली की बचत है और 20 से 25% तक पैदावार बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ यदि की जा रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया जा रहा है, किसान को फसल बीमा योजना का काम किया जा रहा है, किसान को किसान सम्मान निधि देने का काम किया जा रहा है, और ये बड़े रिफॉर्म, क्योंकि इसी पुरानी परंपरागत खेती से तो किसान मरता जा रहा है। किसान की देखिए अब तो स्थिति ये आ गई, कोई अपनी लड़की का रिश्ता करने जाता, पता लगा क्या करता लड़का, नहीं खेती करता, ना भैया चपरासी कर दूंगा, इसे नहीं करूँ। जबकि किसान को उस घाघ ने कहा था उत्तम खेती मध्यम मान निकृष्ट चाकरी भी सबसे सम्मानित पेशा था। सबसे सम्मानित पेशा को सबसे निचले स्तर पर 60 साल की गलत नीतियों के कारण ला के दिया है। प्रधानमंत्री फिर उसको वो स्थान दिलाना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को तभी फायदे लेने पर पहुँचेगी जब किसान की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इसीलिए ये कानून, चाहे वो कृषि करार वाला हो, चाहे अपना फ्री ट्रेड वाला हो, चाहे इसी एक्ट में परिवर्तन किया हो, ये इसीलिए किया गया है, सब किसान के हित में है। लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो रहा कि खुद कर नहीं सकते थे और ये अब एक जैसे CA के नाम पे विरोध किया है, इस तरह से गोल बंद कर रहे हैं। और सब किसान समझ रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर किसान हैं और उसके भी कारण हैं, उसके पीछे भी कारण हैं। जैसे आप पंजाब की बात करेंगे, बड़े बड़े जितने जमींदार हैं सब के आड़तें अपनी हैं। 800 करोड़ का सालाना मंडियों में टैक्स जा रहा है, 600-700 करोड़ की अकेले पंजाब में एजेंट्स दलालों पे पैसा जा रहा है। तो ये सब जो है उनको लगता है कि इससे ये पीछा छूट जाएगा और वो प्रभावित कर रहे हैं राजनीति को, इसीलिए ये इनके दबाव में ये खड़े हैं। आम किसान समझ रहा है कि किसान को फिर से समृद्धशाली बनाने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पंजाब की आपने बात की, पंजाब और हरियाणा दोनों केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। पंजाब में पहले संशोधन पास हो चुका है, राजस्थान में भी संशोधन पास कर दिया बिल के खिलाफ। तो क्या आपको लगता है, आप खुद बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत लंबा आपका सार्वजनिक जीवन रहा है, संसद में बनाया हुआ कानून दोनों सदनों से वो पास हो गया बहुमत के साथ, इस तरीके से मजाक उड़ाना उसका कितना उचित मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, संसद में ये हमारे संविधान में प्रावधान हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ समवर्ती विषय हैं जिसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये आर्टिकल 246 के 7वें शेड्यूल में आता है कि कृषि का में राज्यों को अधिकार है कानून बनाने का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब किसानों की फसलों के दाम की बढ़ाने की बात हो, प्राइस को उसको कंट्रोल करने की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, भंडारण की बात हो, कृषि उत्पाद के उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, इसके संबंध में ये समवर्ती सूची में आता है। केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है।
तो केंद्र ने उस अपने अधिकार का उपयोग किया। और जब दोनों को अधिकार हो तो केंद्र जो कानून बनाता है वो प्रिवेल करता है राज्य के कानूनों पर। कोई राज्य का कानून इसमें अड़ंगा नहीं लगा सकता जो केंद्र ने कानून बना दिया। ये संविधान में है और संविधान का उल्लंघन ये करते रहे प्रस्ताव पास, कुछ नहीं होना। केंद्र ने अपने अधिकार का उपयोग किया है, जो उसको अधिकार है संविधान के अनुसार, उसके अनुसार काम किया है। और वही कानून ये कल को जाएंगे सुप्रीम, ये केवल इसलिए ड्रामा कर रहे हैं, वो जानते हैं जहाँ केंद्र और राज्य समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार हो, कोई भी कानून जो केंद्र बनाएगा वही प्रिवेल करेगा राज्यों पर। ये जानते हैं, इसको कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन केवल ये इसको विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर जी। तोमर साहब ने पूरे खुल के किसानों के बारे में, जो मोदी सरकार की योजना है, मोदी सरकार क्या करने वाली आगे, सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इसी क्रम में आगे मिलवाएंगे एक और आप दूसरे सांसद से। आप कैमरामैन संजय शर्मा के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।